Good morning, students. Welcome to MHRM lecture, that is Management and Human Resource, Marketing and Human Resource Management. जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल पर चल रहे हैं. अब फर्स्ट मॉड्यूल ऑलमोस्ट खत्म होने आया है. 2 क्वेश्चंस बचे हैं. इन 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हम आज कर लेंगे और एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे. तो फर्स्ट मॉड्यूल विल बी कंप्लीट. देन विल बी स्टार्टिंग. हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में ही हम सेकंड मॉड्यूल की शुरुआत कर दें, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा छोटा सा कम डिस्कशन में हो जाने वाला क्वेश्चन है. सो दैट इज व्हाट इज आज के लेक्चर में. इफ यू रिमेम्बर, लास्ट लेक्चर में हमने मार्केट सेगमेंटेशन डिस्कस किया था. मार्केट सेगमेंटेशन मैंने आपसे कहा था कि इट रिफर्स टू सब डिवाइडिंग ए लार्ज मार्केट into smaller सब मार्केट्स. यानी कि एक लार्ज मार्केट को छोटे छोटे सब मार्केट्स में डिवाइड करना. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि भाई टोटल स्टूडेंट्स जो है उनको हमने अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया है या अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है. कुछ स्टूडेंट्स जो साइंस पढ़ना चाहते हैं, कुछ जो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ एमबीए करना चाहते हैं. तो जब हम एक टोटल मार्केट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो देन इट इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन. क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज कि डिफाइन मार्केट सेगमेंटेशन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस. 7.5 मार्क्स के लिए. अब मैं आपको बता दूं कि देयर इज वन थिंग रिगार्डिंग मार्केट सेगमेंटेशन जो मैंने डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि उसके ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है और ये थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको जानकारी देने के हिसाब से कि भाई बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, यानी कि कंपनी किस आधार पर मार्केट का सेगमेंटेशन करती है. तो अलग अलग क्लासिफिकेशंस है इसमें, जिसमें सबसे पहला आता है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन. ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन वो होता है जिसमें कंपनी ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर मार्केट को सेगमेंट करती है या डिवाइड करती है. जैसे कि अलग अलग नेशंस, अलग अलग रीजन्स, अर्बन या रूरल या लोकेलिटी. जैसे मान लो एक इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने वाली कंपनी है और कई अलग अलग देशों में अपने व्यापार चलाती है, तो अलग अलग नेशंस के हिसाब से उसने अपने मार्केट का सेगमेंटेशन किया, क्योंकि अलग अलग नेशंस में यानी कि अलग अलग देशों में अलग अलग कंज्यूमर बिहेवियर होता है, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट को डिजाइन करके देता है. आज अगर डोमेस्टिक कंपनी है जो नेशनल लेवल पर ऑपरेट करती है, तो वो अलग अलग रीजन्स के हिसाब से. एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें कि कुकिंग ऑयल बनाने वाली कंपनी है, बराबर है. अब ये कुकिंग ऑयल बनाने वाली कंपनी नॉर्थ के लिए मस्टर्ड ऑयल डिजाइन करती है और साउथ के लिए कोकोनट ऑयल डिजाइन करती है, क्योंकि साउथ वाले कोकोनट ऑयल प्रीफर करते हैं, नॉर्थ वाले मस्टर्ड ऑयल प्रीफर करते हैं. सो अलग अलग रीजन्स. शहर और गांव के हिसाब से भी मार्केट का सेगमेंटेशन किया जा सकता है, दैट इज अर्बन एंड रूरल. अब शहर और गांव के हिसाब से क्यों? क्योंकि शहर में रहने वाले कंज्यूमर का बिहेवियर अलग है और गांव में रहने वाले का, तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन करके देने होंगे. लोकेलिटी अगर देख ले, लोकेलिटी मतलब एक ही शहर में अलग अलग लोकेलिटी में रहने वाले लोगों का बिहेवियर भी अलग होता है. जोगेश्वरी ईस्ट में रहने वाले कंज्यूमर का बिहेवियर अलग है और अंधेरी वेस्ट में लोखंड वाला में रहने वाले कंज्यूमर का बिहेवियर अलग है. तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन करके देना पड़ेगा. सो दैट इज ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसमें एरिया के हिसाब से, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से मार्केट का सेगमेंटेशन किया जाता है. सिमिलरली डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं, जिसमें एज के आधार पर. आज साइकिल बनाने वाली कंपनी है, एकदम छोटे बच्चों के लिए 3 पहिए की साइकिल डिजाइन करती है, उससे बड़े बच्चों के लिए 4 पहिए की साइकिल डिजाइन करती है. 4 पहिए मतलब साइड में जो 2 सपोर्ट वाले होते हैं,
और उससे बड़े बच्चों के लिए 2 पहिए की साइकिल। तो एज के आधार पर है, जेंडर यानी कि मेल और फीमेल के आधार पर, क्योंकि आपको दोनों के लिए अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए फेयर एंड लवली, पुरुषों के लिए फेयर एंड हैंडसम। सो दैट इज जेंडर। इनकम, इनकम में अपर इनकम के लिए अलग प्रोडक्ट डिजाइन करना होता है, लोअर इनकम के लिए अलग प्रोडक्ट। तो कई कंपनियां इनकम के आधार पर सेगमेंटेशन करती है। कई कंपनियां एजुकेशन के आधार पर मार्केट का सेगमेंटेशन करती है कि उसका प्रोडक्ट खरीदने वाले एजुकेटेड हैं यानी कि लिटरेट हैं या इलिटरेट है। एंड देन देयर इज फैमिली। फैमिली का साइज कितना है, छोटा है तो आइसक्रीम वाले कप या कोन डिजाइन करते हैं, और बड़ी फैमिली है तो फैमिली पैक डिजाइन करते हैं। उसी तरीके से सोशियोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल सेगमेंटेशन होता है, यानी कि कंपनियां अपने मार्केट को सेगमेंट करने के लिए अलग अलग आधार रखती और उसी के हिसाब से मार्केट का सेगमेंटेशन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप जरा सा इसको गो थ्रू कर लेंगे। हम आते हैं अपने आज के क्वेश्चन के ऊपर, एंड दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पहला लेक्चर अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे क्या कहा था कि मॉडर्न मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड, यानी कि आज की तारीख में मेरे बिजनेस की कामयाबी, मेरे बिजनेस का सक्सेस जो है ये डिपेंड करता है कि मैं अपने कस्टमर का कितना अच्छा ख्याल रखता हूं। ग्राहक भगवान है, कस्टमर इज गॉड। आज ग्राहक है तो हम हैं, ग्राहक नहीं है तो हमारा और हमारे बिजनेस का कोई अस्तित्व नहीं है। और क्यों? क्योंकि मॉडर्न बिजनेस मार्केटिंग जो है या मॉडर्न मार्केटिंग जो है ये कस्टमर ओरिएंटेड है। इसलिए हमें कस्टमर के साथ, मैंने आपसे कहा था इंट्रोडक्शन के अंदर, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमें अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए और एनहांस करना चाहिए। लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, और इसी लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप के लिए आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपको अपने कस्टमर के साथ रिलेशंस मैनेज करने होंगे, क्योंकि जितना आप रिलेशंस उनके साथ अच्छे से मैनेज करोगे, कस्टमर आपकी कंपनी के साथ बना रहेगा, और जितना कस्टमर आपकी कंपनी के साथ बना रहेगा आपका बिजनेस उतना ही अच्छा चलेगा। क्या है, कस्टमर लॉयल्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका कस्टमर आपकी कंपनी को छोड़ करके किसी दूसरी कंपनी के पास चला जाए तो आपको बिजनेस में नुकसान होगा। इसलिए कस्टमर को बना के रखना है, और उसी लिए आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? इसमें 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपसे पूछेंगे डिफाइन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या शॉर्ट में पूछ सकते हैं डिफाइन सीआरएम एंड एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ सीआरएम। अच्छी बात यह है कि टेक्निक्स में सिर्फ 8 ही टेक्निक्स है, देयर आर ओनली 8 टेक्निक्स। सीआरएम का मतलब क्या होता है? सीआरएम का डेफिनेशन फिलिप कॉटलर और गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग 2 लोगों ने मिलकर के दिया है। पहले का नाम क्या है? फिलिप कॉटलर, और दूसरे का नाम क्या है? गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग। फिलिप कॉटलर और गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग डिफाइन करते हैं कि सीआरएम क्या है। सीआरएम इज कंसर्न्ड विथ मैनेजिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। सीआरएम क्या करता है? मैनेजिंग करता है। क्या मैनेजिंग करता है? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैनेज करता है। किसका? इंडिविजुअल कस्टमर का। आज मोबाइल अगर मैं यूज करता हूं तो मोबाइल यूज करने के लिए किसी न किसी कंपनी का सिम कार्ड लिया होगा मैंने भी। मेरे पास वोडाफोन का सिम कार्ड है। वोडाफोन
मेरी हर जानकारी रखता है। अगर आपको ये केवाईसी के हिसाब से वोडाफोन को मेरा नाम, मेरा एड्रेस वगैरह ये सारी तो जानकारी है ही है। मैं कब कॉल करता हूं, किसको कॉल करता हूं, कौन से नंबर पे कॉल करता हूं, कितने बजे मेरा कॉल स्टार्ट हुआ, कितने बजे मेरा कॉल खत्म हुआ, मैंने कितने मिनट कितनी सेकंड बात की, मैंने कितना डेटा यूज किया, मैंने किसको किसको एसएमएस भेजा, मेरा एसएमएस लोकल था, नेशनल था या इंटरनेशनल था, मैं इंटरनेशनल कॉल करता हूं तो कौन से नंबर पे कॉल करता हूं, यहां तक कि इस वक्त मैं कहां हूं इसकी भी जानकारी है। यानी कि कंपनी मेरे लोकेशन को भी ट्रैक करती है। और वोडाफोन कंपनी सिर्फ मेरी जानकारी नहीं रखती है, जितने भी वोडाफोन के कस्टमर हैं, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कस्टमर की कंपनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैनेज करती है। यानी वोडाफोन के जितने भी कस्टमर हैं, कंपनी अपने हर कस्टमर की जानकारी रखती है। आज एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो आपके पास क्या तो टाटा का इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा और अदरवाइज अडानी का इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा। अब मेरे पास तो अडानी का कनेक्शन है। अडानी का जो बिल आता है ना, उस बिल में यहां पर एक बार डायग्राम दिया है जिसमें अडानी कंपनी हर महीने में कितना बिजली कंज्यूम करता हूं, कितने यूनिट्स कंज्यूम करता हूं, उसकी जानकारी देती है। यानी कि साल भर में मैंने कौन से महीने में कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, मेरा इस महीने का यूनिट कितना है और ठीक एक साल पहले इसी महीने में मैंने कितना यूनिट। यानी कंपनी अपने हर कस्टमर के यूसेज का ट्रैक रिकॉर्ड रखती है कि उसका कौन सा कस्टमर कौन से महीने में कितनी बिजली कंज्यूम करता है। और ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं, अडानी या टाटा कंपनी अपने हर कस्टमर की बारीकी से जानकारी रखता है। और जब से वो कस्टमर बने हैं तब से ये जानकारी उनके पास है कि उनका ग्राहक हर महीने कितनी बिजली यूज कर रहा है। सो सीआरएम क्या है? मैनेज करना है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर। आप 5 स्टार होटल में जाएं, आप एक एक चीज जो खाने की मंगाते हैं, आप होटल की जो एक एक सर्विस यूज करते हैं, उनके रिकॉर्ड में रहता है। आपने अगर रूम सर्विस में एक चाय का कप भी मंगाया होगा ना, वो भी उनके रिकॉर्ड में रहता है। आप आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं तो कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम आपने ऑर्डर की है, वो भी उनकी जानकारी में है। सो मैनेज करना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर। और सिर्फ जानकारी मैनेज नहीं करते हैं, साथ में मैनेज करते हैं ऑल कस्टमर टच पॉइंट्स। यानी कि कस्टमर के टच पॉइंट्स को भी मैनेज किया जाता है। अब टच पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि आप कस्टमर को टच करेंगे। मैनेजिंग कस्टमर टच पॉइंट का मतलब है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो टच पॉइंट है ना, इस टच पॉइंट का मतलब है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कि भाई आप कस्टमर के कांटेक्ट में या संपर्क में कब आते हैं। जैसे मान लो भाई मेरे पास अडानी का पावर है, अडानी इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिसिटी आती है मेरे घर पर, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जब वो लोग मेरा मीटर रीडिंग करने आते हैं तब मैं उनके संपर्क में आऊंगा। बिल देने के लिए आते हैं, मैं बिल भरने के लिए जाता हूं, ये सब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कंपनी के हर एम्प्लॉय को समझाया गया है कि आपको ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करना है। मैनेजिंग कस्टमर टच पॉइंट का मतलब है कि जब जब कस्टमर कंपनी के कांटेक्ट में आएगा, कंपनी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। यानी कि एक तो कस्टमर, हर इंडिविजुअल कस्टमर की बारीकी से जानकारी रखना, ताकि इस जानकारी के आधार पर हम उसको बेटर सर्विस दे सकें। और दूसरा कि जब जब कस्टमर कंपनी के कांटेक्ट में आएगा तब तब हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसके साथ अच्छे से बिहेव करें। क्यों?
क्योंकि इससे क्या होगा, इट विल मैक्सिमाइज कस्टमर लॉयल्टी, यानी कि इससे कस्टमर की लॉयल्टी कंपनी के प्रति बढ़ जाएगी। और यही तो हम चाहते हैं, क्योंकि अगर कस्टमर लॉयल होगा तो वो मेरी कंपनी के साथ बना रहेगा, बार बार मेरी ही कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस करेगा। और यही तो मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ बना रहे, क्योंकि अगर वो मुझे छोड़ के जाएगा तो मेरे बिजनेस का नुकसान है। सो वंस अगेन ध्यान देंगे, सीआरएम क्या है। Philip Kotler and Gary Armstrong define CRM is concerned with managing detailed information about individual customer, यानी कि हर इंडिविजुअल कस्टमर की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैनेज करना, उसकी बारीकी से जानकारी रखना, क्योंकि इसी जानकारी के आधार पर हम उसको बेटर सर्विस देंगे। और साथ में क्या मैनेज करेंगे, ऑल कस्टमर टच पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि जब जब कस्टमर कंपनी के कॉन्टैक्ट में आएगा हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इससे क्या होगा, इट विल मैक्सिमाइज कस्टमर लॉयल्टी, इससे कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ जाएगी, कस्टमर कंपनी के साथ बना रहेगा, वो कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा। अब कंपनी सीआरएम के लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है। व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स दैट आर यूज्ड बाय द कंपनी। 7.5 मार्क्स के लिए आपसे पूछेंगे, डिफाइन सीआरएम, एक्सप्लेन टेक्निक्स ऑफ सीआरएम, तो आप डेफिनेशन दे देंगे। डेफिनेशन देने के बाद में कस्टमर टच पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेकंड पॉइंट में, और थर्ड पॉइंट ऑनवर्ड्स आप ये टेक्निक स्टार्ट करेंगे 8 पॉइंट्स। सबसे पहला है डेटा वेयरहाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। आज कहीं पर भी क्राइम होता है, पुलिस वाले क्रिमिनल का कॉल रिकॉर्ड्स जांच करते हैं, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड से बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। अब मोबाइल वाली कंपनियां जो है ना, अपने हर कस्टमर की जानकारी या इंफॉर्मेशन को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, विच इज नोन एज डेटा वेयरहाउसिंग। डेटा वेयरहाउसिंग किसे कहते हैं, डेटा वेयरहाउसिंग एक कंपनी वाइड वेयरहाउस है। वेयरहाउस मतलब गोडाउन, जहां पर कंपनी अपने हर ग्राहक की हर किस्म की जानकारी इकट्ठा करती है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनी अपने सारे कस्टमर्स की जानकारी इकट्ठा करके रखती है। इस जानकारी को इकट्ठा करने के बाद कुछ डेटा एक्सपर्ट्स होते हैं या डेटा एनालाइजर्स होते हैं, वो इस ढेर सारी जानकारी को सर्च करते हैं। आपको एक स्टूपिड सा एग्जांपल देता हूं। बीएमसी पूरे शहर से कचरा इकट्ठा करती है और एक जगह पे ले जाके उसको डंप कर देती है, देवनार में उसको फेंक दिया कचरे को, दैट इज वेयरहाउस। सारा कचरा एक जगह पे। अब वो कचरा उधर फेंक देने के बाद उसमें कुछ चुनने वाले आते हैं, उसमें से प्लास्टिक अलग कर देते हैं, कागज अलग कर देते हैं, मेटल का कोई सामान होगा तो मेटल का सामान अलग कर देते हैं। सो डेटा एनालिस्ट जो होते हैं ना, वो इस ढेर सारे डेटा को खोद खोद के उस डेटा की खास बातें क्या है, उस बातों को ढूंढ के निकालते हैं, विच इज नोन एज डेटा माइनिंग। क्यों? क्योंकि डेटा के इसी खास फीचर के आधार पर कस्टमर को बेटर सर्विस दिया जाएगा, जिसकी वजह से कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन हो सकेगी। आप अगर ज्यादा एसएमएस करते हैं ना, तो कंपनी की तरफ से आपको एसएमएस का पैक ऑफर किया जाएगा। अगर आप ज्यादा डेटा यूज करते हैं, पर पहले कंपनियां डेटा के लिए बहुत कम डेटा देती थी और चार्जेस ज़्यादा लगाती थी, लेकिन कंपनी को बाद में समझ में आया कि जब डेटा का यूसेज बढ़ गया, इंटरनेट का यूसेज बढ़ गया, तो कंपनी ने भी अपनी तरफ से डेटा को बढ़ा दिया। अब रोज का 1 GB डेटा देते हैं। मतलब 1 GB डेटा पहले महीने भर में भी जो यूज नहीं होता था कस्टमर को, आज रोज 1 GB से 1.5 GB 2 GB तक कुछ कंपनियां दे रही है पर डे का डेटा। सो क्या है, जानकारी को इकट्ठा करना, उस जानकारी में से खास
इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकालना ताकि उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कस्टमर को बेटर सर्विस दे सके। नंबर 2 है लॉयल्टी प्रोग्राम्स। अब ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स क्या है सर? लॉयल्टी प्रोग्राम्स जो है ये लॉयल कस्टमर्स के लिए कुछ कंपनियां चलाती है। एयरलाइंस वाले हैं, क्रेडिट कार्ड वाले हैं, अपने कस्टमर के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम चलाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। अब क्रेडिट कार्ड में लॉयल्टी प्रोग्राम में क्या होगा कि मैं ये क्रेडिट कार्ड क्या तो शॉपिंग के लिए या पेमेंट के लिए यूज करूंगा। अब जितनी भी बार मैं पेमेंट के लिए कार्ड को स्वाइप करता हूं या कार्ड को यूज करता हूं, कंपनी मुझे रिवॉर्ड पॉइंट देगी। क्या देगी? रिवॉर्ड पॉइंट। और ये मेरे रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट होते जाएंगे और एक सर्टेन नंबर ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट होने के बाद में मैं उसको रिडीम कर सकता हूं या एनकैश कर सकता हूं और बदले में मुझे उसके कुछ गिफ्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये जो है ये स्टार बाजार का कार्ड है। अब जितनी भी बार मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगा मैं अपना ये कार्ड का नंबर दूंगा, बैक साइड में नंबर दिया हुआ है, इसमें पॉइंट कलेक्ट होंगे। उन पॉइंट के बदले में मुझे गिफ्ट दिया जाएगा। ये लॉयल्टी प्रोग्राम एयरलाइंस वाले, शॉपिंग के मॉल्स वाले, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड वाले, ताकि ग्राहक जो है उनके प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करे, उनके प्रोडक्ट या सर्विस को। दैट इज लॉयल्टी प्रोग्राम, जिसमें वो रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठा होते हैं, बाद में आप उनको रिडीम कर सकते हैं, बदले में आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा। नंबर 3 है 1-to-1 मार्केटिंग। 1-to-1 मार्केटिंग जो है ना कुछ कंपनियां फॉलो करती है, खास करके बिजनेस टू बिजनेस वाली, जिसमें ग्राहक को अपना पार्टनर माना जाता है। मतलब कस्टमर इज नॉट कंसिडर्ड एज कस्टमर, कस्टमर इज कंसिडर्ड एज ए पार्टनर। कि आज मान लो एमआरएफ कंपनी है, टायर बनाती है, तो एमआरएफ कंपनी मारुति के साथ 1-to-1 मार्केटिंग करती है। अब ये 1-to-1 मार्केटिंग में क्या होता है कि मार्केटर जो है ना कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करके देगा। फॉर एग्जाम्पल मारुति कोई नई कार का मॉडल लॉन्च करता है तो उसको कार के लिए टायर चाहिए। अब जो स्पेसिफिकेशन मारुति बोलेगा उसी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक एमआरएफ उसको टायर बना के देगा। दैट इज नोन एज 1-to-1 मार्केटिंग। ज्यादातर किसमें चलता है? बिजनेस टू बिजनेस में चलता है, जहां पर एमआरएफ कंपनी मारुति की जरूरत के अनुसार टायर को डिजाइन करके देती है। 1-to-1 मार्केटिंग, जिसमें हर ग्राहक की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट डिजाइन करके दो। नंबर 4 आता है प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम। प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम नॉर्मली बैंक्स वगैरह में आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर ये जो मोस्ट वैल्यूड कस्टमर्स हैं, एमवीसी कहते हैं उसको। एमवीसी का मतलब है मोस्ट वैल्यूड कस्टमर, कि भाई बैंक के कुछ बहुत पुराने और बड़े कस्टमर्स हैं। अब बड़े कस्टमर मतलब साइज में बड़े ऐसा नहीं है, बड़े मतलब जिनके ट्रांजैक्शंस बड़े बड़े होते हैं। इन लॉयल और बड़े कस्टमर्स को बैंक मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर की कैटेगरी में रखता है और उन्हें प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम के तहत विशेष सुविधाएं दी जाती है कि भाई अगर इनको कैश विड्रॉ करना है तो बैंक जाने की जरूरत नहीं है। एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का फोन नंबर दिया है, उनको कॉल करेंगे तो बैंक कैश पहुंचा के देगी। यू नीड नॉट गो टू द बैंक। ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है तो आप फोन कर दीजिए, ड्राफ्ट बन करके आपके ऑफिस में पहुंचा दिया जाएगा। और यदि आप बैंक में जाते भी हैं तो आपको दूसरे कस्टमर की तरह लाइन में नहीं खड़ा रहना है, आपके लिए एक स्पेशल काउंटर है। व्हाई? बिकॉज यू आर प्रायोरिटी कस्टमर। ठीक है, सो दैट इज प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम। ये मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए होता है। बैंक्स में एक्सिस बैंक अपने जो मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं उनके लिए ये प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम चलाती है। नंबर 5 आता है आफ्टर सेल्स सर्विस। कुछ कंपनी
कंपनियां अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए अच्छी आफ्टर सेल्स सर्विस देती है। इसमें मैं आपको मारुति का एग्जांपल देना चाहूंगा कि मारुति कंपनी सर्वसाधारण गाड़ी बनाती है। उसकी गाड़ी कोई बहुत जबरदस्त फास्ट या सुपर लग्जरी कार नहीं है, साधारण सी गाड़ी है, लेकिन लार्जेस्ट सेलिंग है। क्यों? क्योंकि मारुति का आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत जबरदस्त है। आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत जबरदस्त है। हर जगह पर उसके सर्विस सेंटर है। इस सर्विस सेंटर में आपको क्विक, एफिशिएंट और लो कॉस्ट सर्विस मिलती है। सुबह गाड़ी दीजिए, शाम को सर्विस करके मिल जाएगा और कम खर्चे में आपका कार सर्विस करके, तो आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी दे करके आप कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। नंबर 6 आता है सेटिस्फैक्शन सर्वे। अगर मैं कस्टमर केयर में कॉल करता हूं, कोई क्वेरी होगी जिसके लिए मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, बातचीत किया, जब मेरी बातचीत खत्म हो जाती है तो थोड़ी सी देर के बाद मुझे एक एसएमएस आता है कि हाय, यू जस्ट टॉक्ड टू मिस्टर राजेश, आर यू सेटिस्फाइड विद द कॉन्वर्सेशन। यानी कि वो कस्टमर केयर वाला मुझे एक एसएमएस भेजता है जिसमें वो मुझसे पूछता है कि क्या मैं कस्टमर केयर में जिससे भी मैंने बात की उसकी बातचीत से संतुष्ट हूं। दैट इज सेटिस्फैक्शन सर्वे। अगर मैं सेटिस्फाइड हूं, वेल एंड गुड। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो वो मुझसे कारण जानेंगे और मुझे कारण जानने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। दैट इज सेटिस्फैक्शन सर्वे, जिसके जरिए कंपनी अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करती है। नंबर 7 है कस्टमर सर्विस एजेंट। कई कंपनियों का बिजनेस इतना जबरदस्त फैला हुआ होता है कि हर कस्टमर के साथ, यानी कि इंडिविजुअल कस्टमर के साथ आप कांटेक्ट अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। करोड़ों कस्टमर है ऑल ओवर इंडिया, सबके साथ कंपनी पर्सनल कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाती है, तो कंपनी ने क्या किया, एलआईसी के एजेंट्स अपॉइंट करके रखे हैं। ये एलआईसी के एजेंट्स कस्टमर को हैंडल करते हैं, उनके डाउट्स या क्वेरीज सॉल्व करते हैं, कस्टमर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके जरिए आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। द लास्ट इज सजेशन स्कीम्स। बहुत सारी कंपनियां अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए सजेशन स्कीम्स चलाती हैं। ये सजेशन स्कीम्स क्यों है, मैं आपको सीधा सिंपल बता दूं। हर बिजनेस में 20% कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से 80% बिजनेस मिलता है। आज पंकज क्लासेस में जब बच्चे 11th में एडमिशन लेते हैं ना, तो वो 11th 12th TY तक, यानी कि 20% कस्टमर, हर बिजनेस में ऐसे कुछ ग्राहक है 20%, जिसकी वजह से 80% बिजनेस आता है। जाहिर बात है ये जो 20% कस्टमर है ये मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर है, और इन मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर से आप लेंगे सजेशन। क्या लेंगे? सजेशन लेंगे कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को इंप्रूव कर सकते हैं, और इनसे सजेशन लेकर के लॉन्ग टर्म रिलेशंस मेंटेन किया जा सकता है। सो दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि CRM और उसकी टेक्निक 7.5 मार्क्स के लिए। पहला पॉइंट डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरा टच पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, और फिर थर्ड पॉइंट से टेक्निक स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए यहाँ पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस मॉड्यूल को वाइंड ऑफ करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।